गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने संगम युगीन राजवंशों के बारे में चर्चा की थी और आज हम संगम युगीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। ईसा की प्रथम 3 शताब्दियों में दक्षिण भारत में जिन शासकों का शासन था उसे संगम काल के नाम से पुकारा जाता है। ये आपको मैंने कल बता दिया था। तो आज हम जो संगम युगीन प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी उसकी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम राजा चेर, चोल, पांडे, ये 3 राजवंश थे संगम काल में। इन तीनों में राजतांत्रिक शासन पद्धति थी, यानी राजतंत्रात्मक शासन पद्धति प्रचलित थी, यानी राजा ही शासन का प्रमुख था और वंशानुगत उत्तराधिकार का भी प्रचलन था। हालांकि राजा की सहायता के लिए समितियां भी रहती थी। ये समितियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती थी और स्वायत्त थी, परंतु इनमें सर्वोच्च राजा ही था और राजा का वंशानुगत सिंहासन पर अधिकार था। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि उस समय भी राजतंत्रात्मक शासन पद्धति विद्यमान थी। मंत्री परिषद और अधिकारी राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने एवं महत्वपूर्ण समस्याओं पर राजा को सलाह देने के लिए परिषदों का अस्तित्व था। इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री ने 2 संस्थाओं का उल्लेख किया है। एक है एरमकुल्लू और दूसरी है एन पेरायम। एरमकुल्लू नामक संस्था में 5 सलाहकार होते थे: मंत्री, पुरोहित, सेनानायक, राजदूत और गुप्तचर। गुप्तचरों में लेखाकारों, कोषाधिकारियों, महल के रक्षकों, पैदल सेना के सेनानायकों और कार्यपाल अधिकारी हुआ करते थे। राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना इन सब का उत्तरदायित्व था। दूसरी संस्था एन पेरायम नौकरशाही, प्रमुख नागरिकों तथा सेना के तीनों अंगों की देखभाल करती थी। ये 2 संस्थाएं थी। नगर सभा और ग्राम सभा। संगम साहित्य से हमें नगर सभा तथा ग्राम सभा की जानकारी मिलती है। नगर सभा का मुख्य कार्य न्याय व्यवस्था के संचालन में राजा को सहायता देना, अन्य मामलों पर राजा को सलाह देना और नगर की समस्याओं पर राजा का ध्यान आकर्षित करना थे। ग्राम सभा गांव के लोगों की सभा थी जिसमें समूचे गांव की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता था। न्याय व्यवस्था। न्याय कार्यों की देखभाल के लिए मंत्री तथा न्यायाधीश होते थे। राजा सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था और फौजदारी मामलों में वही अंतिम निर्णायक होता था। दंड व्यवस्था बड़ी कठोर थी। यदि कोई व्यक्ति चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा जाता था तो उसका सिर काट लिया जाता था। व्यभिचारी व्यक्ति के लिए भी मृत्युदंड का विधान था। यह उस समय की न्याय व्यवस्था थी। सैन्य व्यवस्था। संगम साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि उस युग में प्रत्येक राजा एक शक्तिशाली सेना रखता था, क्योंकि हर कोई अधिराजा बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। राजाओं के पास चतुरंगिणी सेना होती थी: पदाति, अश्वारोही, रथारोही और गजारोही। सेनापति को एनाडी कहा जाता था। रथों में घोड़ों के स्थान पर बैलों का प्रयोग किया जाता था। अस्त्र शस्त्रों में तलवार, तीर धनुष, भाला, ढाल आदि का भी उल्लेख मिलता है। युद्ध क्षेत्र में ढोल और शंख बजाकर सैनिकों को उत्साहित किया जाता था। सैनिकों का विश्वास था कि युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वालों को स्वर्ग मिलता है। तो ये उस समय की सैन्य व्यवस्था थी।
राजस्व व्यवस्था। भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख साधन था। व्यापार से भी प्राप्त कर से भी आय होती थी। भूमि कर को करई कहा जाता था और संभवतः वैदिक काल की भांति संगम काल में भी कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। जिन किसानों को राज्य सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता था उनसे सिंचाई का अतिरिक्त कर भी लिया जाता था। राज्य की सीमाओं पर चुंगी वसूलने तथा तस्करी को रोकने की भी अच्छी व्यवस्था थी। सीमा शुल्क को उल्गू कहा जाता था। युद्ध में शत्रु पक्ष से जीती हुई तथा लूटी गई संपत्ति भी आय का एक अन्य साधन था। इसे इराई कहा जाता था। राज्य की ओर से धन की अतिरिक्त मांग तथा बलात् लिए गए उपहार को इरादू कहा जाता था। संगम काल में चोल शासकों ने कुंभकोणम में एक विशाल कोषागार की भी व्यवस्था की थी। इस प्रकार ये संगम युगीन प्रशासनिक व्यवस्था थी और इसमें जो कई शब्द हैं वो आपको कठिन प्रतीत होते होंगे, लेकिन वो तमिल भाषा में है इसलिए आपको अपरिचित शब्द लगते हैं। तो इन सब को अपने को याद करना है। वीडियो को देखते देखते साथ साथ में नोट्स भी बनाना है। ये आप अभी से आदत डाल लो या नियमित दिनचर्या का हिस्सा बना लो कि जो भी हम पढ़ते हैं हम उसको लिखेंगे। जीवन में कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स हो, कोई भी तैयारी कीजिए, बिना कुछ लिखे हुए कभी भी याद नहीं रहता। जितना ज़्यादा आप हैंड रिटन वर्क करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। जब आप ये अभ्यास करोगे लिखने का तो आपकी हैंडराइटिंग सुंदर होगी। इसके साथ साथ आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी, आपके क्वेश्चन भी याद होंगे, परिणामतः अच्छे नंबर भी आएंगे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क करने की कष्ट करें ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।